फिर मुझे मैं बोलना शुरू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सिनेरियो दिया था। आप सब ने वो किया है नहीं किया? काइंडली आप चैट में बता दें। आपने वो कमांड लिखा था मूव वाला? नाम ले ले, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, फिर हम एक काम करते हैं इससे नेक्स्ट क्लास पे, जो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे दोबारा सीएमडी पे, तो ये चीज़ दोबारा कर लेते हैं। वैसे फाइल सिस्टम, आपने सिस्टम का जो आपने फाइल जो मूव करवाई है आपने, साइबर सिक्योरिटी एक फोल्डर है। इसका हम दोबारा करते हैं इस कमांड के साथ ही। एग्जाम्पल आपके सामने मैं परफॉर्म कर लूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। एक काम एक ये भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूं, जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिस सिनेरियो आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊं। तो वो आपके इजीली होगा, या नेक्स्ट क्लास में हम इसको बाकायदा दोबारा से परफॉर्म करें? ठीक है जी, मैं एक शॉर्ट वीडियो आज बना के आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। अगर उससे आपको क्लियर नहीं होता तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लास में ही परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है जी, फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है प्रीवियस लेक्चर के हवाले से आपके पास, कोई आईसीटी के हवाले से, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं अपने। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा वीक 2 का पहला लेक्चर है। ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के ऊपर है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आईसीटी के अलावा भी हम नेटवर्किंग के ऊपर भी पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आप ये बता दें, अगर चैट पे आप में से कोई बता दे कि आपके मुताबिक नेटवर्किंग होता क्या है।
या आपने कभी नेटवर्किंग पढ़ा हो या कुछ भी, जो भी आपकी समहाउ नॉलेज हो इस बारे में। और कोई अगर बता सकता हो। ठीक है जी। मतलब आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में मौजूद है आपके पास। आज की क्लास में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा नेटवर्किंग बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास नेटवर्क होता क्या है और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा हम दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा डेटा ट्रैवल का, कि किस तरह डेटा कम्युनिकेट करता है, ट्रैवल करता है, किन चीज़ों से वो गुजरता है और फिर हमारे तक पहुंचता है या हमारे सर्वर तक पहुंचता है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी आईपी, डीएनएस और डीएचसीपी। ये होते क्या हैं, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे ये पूरी नेटवर्किंग के लिए जरूरी है। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई सवाल? नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आखिर हमारे पास होती क्या है? नेटवर्किंग एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है जो हमारे पास कनेक्टेड होती है टुगेदर टू परफॉर्म डेटा एंड कम्युनिकेशंस। यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक साथ, ताकि हम डेटा शेयर करना चाहते हैं या हम जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो। नेटवर्किंग हर जगह पे मौजूद है, चाहे वो आपके घर पे आपका वाईफाई हो या आपके ग्लोबल इंटरनेट हो। हर जगह आपको नेटवर्किंग मिलती है। बिना नेटवर्किंग के हमारा साइबर सिक्योरिटी और हमारी आईसीटी दोनों बहुत अधूरे हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहली एग्जांपल है वाईफाई, कि भाई वायरलेस कनेक्शन हमारे घर पे होता है जो हमें कनेक्ट करता है इंटरनेट से। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेट है जो सबसे बड़ी एग्जांपल होती है नेटवर्किंग की। ये एलएसी, क्या बोलना चाह रही हैं आप, सुमेरा सलीम? एक आपका जीआर नंबर भी नहीं है, अगर आप काइंडली जीआर नंबर भी लिख लें। जी बिल्कुल, लोकल एरिया नेटवर्क हम पढ़ेंगे अभी आगे इस स्लाइड में ही। फिलहाल हम वर्कप्लेस नेटवर्किंग के ऊपर हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। उसके अलावा हमारे पास तीसरी एग्जांपल होती है ऑफिस नेटवर्क। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस में एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि एक ऑफिस है, वहां पे बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। बट हम जब कोई फाइल्स हमारे पास प्रिंट करनी होती है या कोई रिसोर्स एक्सेस करना होता है, तो वह एक प्रिंटर के जरिए हम पूरे ऑफिस चला रहा होता है उसको। तो ये सब किस चीज से पॉसिबल है? ये सब हमारे पास नेटवर्किंग से पॉसिबल होती है। यहां तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि वाई नेटवर्किंग मैटर्स। यानी नेटवर्किंग हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, क्यों ये हमारी आईसीटी पे अफेक्ट करती है, हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। कि नेटवर्किंग हमारी जो डिजिटल दुनिया है, जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप ये कर सकते हैं कि अगर आईसीटी अगर हमारी बैकबोन है डिजिटल वर्ल्ड की, तो ये भी उसी की बैकबोन है। अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि आपके पास कंप्यूटर है, बट उस कंप्यूटर से आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते या आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो किसी काम की भी, आपके पास जो डिवाइस है वो किसी काम की नहीं रहेगी। नेटवर्किंग के अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपके पास ई कॉमर्स आप चला रहे हैं या कोई भी कोलेब्रेशन है दुनिया के किसी भी कोने तक, आप वो नहीं कर सकते। हम फाइल शेयरिंग करना चाहें, जिसपे हम ट्रांसफर करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस तक, फिर हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है कि हम किस तरह एक डिवाइस से। जी यहाँ पे चैट पे आप जीआर नंबर नहीं बताएं, आप अपने नाम के साथ जीआर नंबर लिखा दें ताकि आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जा सके।
ठीक है जी, नेटवर्किंग हमारे पास बैकबोन हो जाती है हमारे डिजिटल वर्ल्ड की। इसके बगैर ना हमारी हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो हो सकती है, ना हमारी कॉमर्स हो सकती है, ना हम जो कोलैबोरेशन करते हैं, ना हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। जिस तरह अब एक ऑफिस है, उस एक ऑफिस में हमारे पास उस एक ऑफिस में हमारे पास एक प्रिंटर है, बट हमारे पास उधर 10-11 लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और हर बंदी को प्रिंटर एक्सेस करना है। तो वो किस तरह करेगा? वो नेटवर्किंग के जरिए ही करेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल कि वाई नेटवर्किंग मैटर्स तक? अच्छा, एक और चीज आप ये दिमाग में रखें कि आज की जो हमारी क्लास है वो थ्योरी बेस्ड है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि इस स्लाइड से हमारे पास 37, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे आज में और कल के दिन में। यानी 20 से 23 स्लाइड हम आज कर लेंगे आईपी एड्रेस तक, और बाकी हम कल पे रखेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और आपको समझ भी आ जाए और आपके लिए रिवाइज करना भी इजी हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हम कर सकते हैं, अगर आप कहें। ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे सीएमडी पे, तो ये चीज़ भी एक कवर हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा, और उसके बाद जो हम सीएमडी पे काम करेंगे वो भी इससे रिलेटेड होगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है जी। तो नेटवर्किंग हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेटवर्किंग हर जगह पे एक्सिस्ट करती है हमारी एवरीडे लाइफ में, चाहे हम घर का वाईफाई हो, हमारे ऑफिस के नेटवर्क हो, जहां भी आप देखें आपको नेटवर्किंग नजर आती है। इस इवन हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि एक स्कूल है, वहां पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे डिफरेंट क्लासेस में बैठे हुए हैं, और उन सब क्लासेस को जोड़ने के लिए हम कॉरिडोर बनाया दिया हमने। वो तमाम क्लासेस एक कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं, और उस कॉरिडोर और उन क्लासेस को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, वो एक प्रिंसिपल है। तो एक स्टूडेंट, फिर उसकी क्लासेस के साथ कनेक्शन, फिर क्लासेस का कॉरिडोर के साथ, बिल्डिंग के साथ, फिर उस बिल्डिंग को पूरा ऑपरेट या कंट्रोल जो कर रहा है टीचिंग स्टाफ को एक प्रिंसिपल कर रहा है। ये सब भी एक नेटवर्किंग की तरह ही है। यानी नेटवर्किंग हमारी सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है, हमारी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की रूटीन में भी हम देख सकते हैं कि ये चीज पाई जाती है। आप में से कोई अगर इसकी एग्जांपल देना चाहे रोजमर्रा रूटीन से, यानी हमारी जो डेली लाइफ है उधर से, डिजिटल वर्ल्ड से नहीं, कोई भी अगर एक बोल दे आप। नेटवर्किंग की एग्जांपल एवरीडे लाइफ से, बट वो चीज आपकी जो तीन आपकी स्क्रीन पे चीजें हैं उसके अलावा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सारी एग्जांपल्स बेहतरीन है आप लोगों की, और ये नेटवर्किंग ही कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं। एक व्हाट्सएप मैसेजिंग है हमारे पास, फिर यूट्यूब स्ट्रीमिंग है, फिर हमारे पास गूगल सर्च आ गया। जिस तरह हमारी क्लास हो रही है, बिल्कुल सही का हमारा कहना है कि जिस तरह हम जूम के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि एक जो हमारे बीच जूम है जिसने हमारी क्लास को आज पॉसिबल बनाया हुआ है, तो ये सब नेटवर्किंग ही है। कि हम सब यहाँ पे 29 अगर बच्चे हैं, तो हम सब यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, व्हाट्सएप मैसेजिंग पे आते हैं। कि जिस तरह हम एक व्हाट्सएप खोलते हैं, मैसेज करते हैं किसी को, तो वो हमारे पास कहाँ जाता है? सबसे पहले वो सर्वर को पहुंचता है व्हाट्सएप के, फिर उसके बाद वो हमारे सेंडर के पास जाता है, रिसीवर के पास जाता है, और वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होने के बाद दोबारा हम तक पहुंचता है। फिर उसके बाद आपकी यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो गई।
कि वीडियो डेटा हमारे पास होता है वो कभी भी आपका बिल्कुल एक डेटा में नहीं जाता, बल्कि वो ब्रोकन पैकेट्स में जाता है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में जाता है। फिर वो जिस डिवाइस पे आना होता है उस डिवाइस पे जाके दोबारा से असेंबल्ड होता है रियल टाइम पे। और हमें ये चीजें नजर आती हैं, जो जिस तरह मूवी देख रहे हैं अगर 2 घंटे की, तो वो कभी 2 घंटे की नहीं होती, वो हमारे पास पैकेट्स में डिवाइड होती है। आपने देखा होगा अक्सर हमारा जब नेटवर्क स्लो होता है या लिखा आता है स्लो इंटरनेट, तो हमारी जो वीडियो होती है वो बहुत ज्यादा बफर करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल आपकी गूगल सर्च पे आ जाती है, कि सिंपल क्वेरी जब हम गूगल पे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे डेटा सेंटर्स के पास जाती है वर्ल्ड वाइड, और वहां से फिर हमें डेटा फैच करके हमारे पास लेकर आती है। तो ये सब हमारी नेटवर्किंग की एग्जांपल है कि भाई ये क्या नेटवर्क है क्या, कि भाई एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है जो कनेक्ट हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमारे हम यूज कर रहे हैं, जो डेटा हम लोग एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं उनके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे पास नेटवर्किंग है। जिस तरह अभी आप में से किसी ने एग्जांपल दिए यहाँ पे, कि जिस तरह मैं आपसे जूम पे बात कर रहा हूँ या जो क्लास हम यहाँ पे पॉसिबल हुई है, वो सब भी एक नेटवर्किंग ही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी हमारे नेटवर्क्स के जो कितने हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे जो कॉमन टाइप है हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ दो हैं। एक लैन है और दूसरा वैन है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास हो जाता है और दूसरा आपके पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी आपके पास मैन और पैन भी होता है, मगर मैन और पैन आपके कॉमन टाइप्स में नहीं आ रहा। ठीक है। नेटवर्क्स को हमने कैटेगराइज किया है उनके ज्योग्राफिक स्कोप की तरह, यानी उनकी जो रीच कितनी है, उनकी पॉसिबल लिमिट्स कितनी है, और कितनी स्पेस में हमें क्या चीज चाहिए, हमने उस पे इनको डिवाइड किया है 3 जगहों पे। लोकल एरिया नेटवर्क, आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और आपका मैन एंड पैन हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क आपका एक स्मॉल एरिया कवर करता है, जिस तरह आपका घर है, आपका ऑफिस हो गया, आपका स्कूल हो गया। देखिए, लैन और वैन में बेसिक जो डिफरेंस ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क आपकी स्मॉल एरिया को कवर करता है, मगर जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका लार्ज जो ज्योग्राफिक रीजियंस है, जिस तरह आपके कंट्रीज हो गया, आपका कॉन्टिनेंट हो गया, वो उनको कवर करता है। वैन की सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनेट है, कि इंटरनेट एक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इसी तरह अगर आप लैन के ऊपर जाते हैं, तो उसकी एग्जांपल बेस्ट आपके घर का राउटर है, कि आपसे किस तरह कनेक्टेड है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल आपका? ठीक है जी। उसके बाद हम मैन एंड पैन में जाते हैं, कि मैन हमारे पास स्टैंड करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक सिटी को कवर करता है ये। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क हमारे स्मॉल एरिया को कवर करता है, इस तरह मैन हमारे सिटी को कवर करता है। और उसके अलावा हमारे पास इधर आता है एक पैन, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो कि हमारी पर्सनल डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं कि कनेक्ट करता है, या उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पीएन। यानी आपका पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आप इस तरह ले सकते हैं कि जब आपका आपका जो मोबाइल है, वो जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो बीच में जो कनेक्शन बनाता है, हम उसको ये पैन कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है जी। सबसे फास्टेस्ट जो हमारे पास नेटवर्क है वो हमारे पास लैन होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक स्मॉल एरिया पे कवर करता है। उसके अलावा ये फास्ट और प्राइवेटली मैनेज है, यानी इसको हम लिमिटेड बंदे, हमें पता होता है कि हमारे वाईफाई के अंदर लिमिटेड बंदे हैं और इसको आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का दोबारा रिपीट कर देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली आपके जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको कवर करता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जिससे मैंने आपको अभी बोला कि इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जी, पेन में हॉटस्पॉट भी आता है आपका। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ वैन का? बस अब सिंपल ये याद रखें कि वाइड एरिया नेटवर्क आपका एक बड़ी जो ज्योग्राफिक रीजन है, यानी आपकी पूरी कंट्रीज को और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा होता है आपस में। बस आप इतना याद रखें। यहां तक आपको वैन का क्लियर है? ठीक है जी।
इसके बाद हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं कि कौन सी की नेटवर्क डिवाइसेस हमारी इस नेटवर्किंग को पॉसिबल करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राउटर। फिर हमारे पास आता है स्विच। तीसरा हमारे पास फायरवॉल हो जाता है। और चौथा हमारे पास सर्वर एंड क्लाइंट है। राउटर यानी आपके जो घर पे आपके राउटर लगा होता है, जो आपके इंटरनेट कनेक्शन या आपके मोबाइल या आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जिस चीज से, हम उस डिवाइस को इधर राउटर कह रहे हैं। जिस तरह राउटर की जो आप इधर राउटर की डेफिनेशन इस तरह ले सकते हैं कि राउटर आपको डायरेक्ट करता है, जो आपके ट्रैफिक है आपके नेटवर्क और डिवाइस के बीच, ये उसको आपके राउट करता है या आप जो कह सकते हैं पाथ दिखाता है। उस तरह का स्विच है, तो स्विच आपको कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस से एक लैन के अंदर। इसका काम होता है डेटा को फॉरवर्ड करना उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन तक। तीसरा हमारे पास आता है फायरवॉल। ये हमारे पास वो रूल्स होते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी बेस्ड रूल्स होते हैं, जो हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग जो हमारी ट्रैफिक होती है उसको मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सर्वर एंड क्लाइंट है, कि सर्वर आपके पास आपका कोई भी कंप्यूटर डिवाइस सर्वर हो गया, क्लाइंट आपका हो गया वो डिवाइस जो रिक्वेस्ट कर रही है, या जो डिवाइस उस रिसोर्स को यूज कर रही है, हम वहां पे उसको कहेंगे क्लाइंट। यानी सर्वर आपका प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस, और इस रिसोर्सेस को जो लोग यूज करते हैं हम उसको यहाँ पे क्लाइंट कहेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप एक चीज का मुझे एक क्वेश्चन का आप जवाब दें कि आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो आप राउटर है यानी आपका जो वाईफाई है, वो किन तीन नेटवर्क डिवाइसेस पे काम करता है? इनमें से ये चार हैं, इनमें से तीन चीजों पे वो काम करता है, अगर आप में से कोई बता सके वो। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आपके घर का जो राउटर है या आपके जो घर पे वाईफाई कनेक्शन बन रहा है वो किन तीन चीजों पे या किन तीन नेटवर्क डिवाइसेस पे काम करता है। जी यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, कि हमारे पास जो हमारे घर का वाईफाई और जिसको हम लैन कहते हैं वो तीन चीज़ों में काम करता है। कि नेटवर्क डिवाइसेस जो यूज़ करता है वो तीन है, एक राउटर, दूसरा स्विच, और तीसरा हमारा फायरवॉल। फायरवॉल हमारा जिस तरह को कहा है कि सिक्योरिटी बेस्ड टूल्स होते हैं, जो हमारी कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, कि वो कहाँ जा रही है, कोई उस पर कोई अटैक नहीं हो रहा, कोई चीज़ वीकनेस तो नहीं है, इन सब चीज़ों का हमारा फायरवॉल कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो स्विच है, वो हमारे मल्टीपल डिवाइसेस जो हमारे कनेक्टेड होते हैं घर के अंदर, उस सबको एक साथ कनेक्ट करता है, और जो डेटा होता है उसको एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पास स्विच की होती है। और राउटर डायरेक्ट करता है कि ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, किस डिवाइस को, आपकी जो रियल डेस्टिनेशन किस डिवाइस की है और वो कहाँ तक जाएगी। यहाँ तक किसी को भी सवाल तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर आपका अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हम कम्युनिकेशंस को टू कह सकते हैं आपके, हम जो आपके नेटवर्क्स हैं हम उनको दो चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारे पास वाइड नेटवर्क हो गया और दूसरा हमारे पास वायरलेस नेटवर्क हो गया। वाइड नेटवर्क में आपकी जितनी भी केबल्स हो गई, आपकी जो जितने भी कनेक्शन हैं जो हम लोग केबल्स के जरिए करते हैं, हम वायर के जरिए करते हैं, वो तमाम चीजें हैं वो आपकी आ जाती हैं वाइड नेटवर्क में। उसके अलावा आपकी जो वायरलेस नेटवर्क है
उसमें आपका वाईफाई आ गया, आपका ब्लूटूथ आ गया। जितनी भी वो चीज़ें हैं जो बिना केबल के हम करते हैं डिवाइसेस कनेक्ट, वो तमाम चीज़ें आपकी वायरलेस नेटवर्क में आ जाती हैं। हम यहाँ पे अजान का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क के ऊपर थे कि वायर्ड नेटवर्क हमारे पास जितनी भी केबल से कनेक्टेड हमारे पास हैं, जिस तरह ईथरनेट केबल से कनेक्टेड जितनी भी हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं, उन तमाम को हम वायर्ड नेटवर्क्स में गिनेंगे। ठीक है, और वायर्ड नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स, आपके सामने जो वायरलेस ही नाम है उससे ही पता चल रहा है कि ये बिना केबल के हैं, यानी ये रेडियो वेव से कनेक्टेड हैं। वो तमाम डिवाइसेस जो आपकी बिना वायर्ड के हैं, जिस तरह हमारे पास वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया, वो सब हम चीज़ें वायरलेस नेटवर्क्स में पढ़ाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, फिर हम इसकी चीज़ों पे आते हैं, फीचर्स पे आते हैं कि वाइड नेटवर्क हमारे पास फास्टर होता है, रिलायबल होता है। उसके अलावा ये मोर सिक्योर एंड हार्डर टू इंटरसेप्ट। जिस तरह आपने पढ़ा है यहाँ पे कि यूज़ करता है फिजिकल केबल, तो ये एक केबल के जरिए अपनी तमाम डेटा और इन सब चीज़ों को ट्रांसफर करता है, इसलिए इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि एथिकल हैकर जो है या हैकर है वो इस चीज़ को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। एज कम्पेयर टू आपकी वायरलेस नेटवर्क जो कि आपके रेडियो वेव्स यूज कर रहे होते हैं, वो ओपन होते हैं, उसमें आपका डेटा होता है, वो फ्लाई कर रहा होता है, तो कोई भी उस चीज को बीच में इंटरसेप्ट करके आपके डेटा या आपकी नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके अलावा इसकी एक आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड बाय केबल लेंथ, यानी इस पे हम केबल के ऊपर हमारी सारी लिमिटेशंस होती हैं कि अगर जितनी हमारे पास केबल की लेंथ है हम उतना ही इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियो वेव्स यानी वाईफाई एंड ब्लूटूथ टू कनेक्ट डिवाइसेस। हमारे पास एक कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल है, यानी हम कहीं भी इसको चला सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है केबल की कि हमारे पास केबल हो तो हम कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को। ये हम कहीं भी चला सकते हैं। दूसरा, ये कम सिक्योर होती है। उसकी वजह ये है कि मैंने जिस तरह को बताया कि सिग्नल्स आपके फ्लाई करते हैं, आपका डेटा फ्लाई कर रहा होता है,
तो सिग्नल को बीच में कोई भी पकड़ सकता है, या कोई भी इसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। या आपको जिस तरह मैंने बताया था कल पिछली क्लास में, कि हैकर आपको यूज करता है आपके सिग्नल्स को। उसी तरह आप जब वायरलेस नेटवर्क पे होते हैं तो ये चीज बढ़ जाती है कि आप ज्यादा जो खतरे में आते हैं वो वायरलेस नेटवर्क में आते हैं, कि जिस तरह रेडियो बेस में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी चीजें कर रही हैं सब कुछ, अगर इंक्रिप्शन नहीं है तो आप आसानी से हैक हो जाते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई? ठीक है जी। तो अब इसको साइबर सिक्योरिटी ताल्लुक पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमारे बेसिक्स हैं कि साइबर सिक्योरिटी में क्या ताल्लुक है इन दोनों चीजों का, वायर्ड और वायरलेस का। सबसे पहले वायरलेस नेटवर्क सबसे ज्यादा अटैक होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि वो ओपन वाईफाई होता है। यानी आपके जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में फ्लाई कर रहा होता है कहीं भी, कोई भी पकड़ सकता है उस चीज को। दूसरा, अगर वीक पासवर्ड है आपके वाईफाई का तो इजीली क्रैक हो जाता है और वो आसानी से आपके नेटवर्क के अंदर घुस सकता है। उसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे हम ये कहते हैं कि पब्लिक हॉटस्पॉट या पब्लिक वाईफाई यूज ना करें, क्योंकि फेक हॉटस्पॉट अटैक्स आपने देखा होगा कि अटैकर अपने वाईफाई को कोई भी नाम दे सकता है, फ्री एयरपोर्ट वाईफाई, और हम उस चीज़ को इस्तेमाल करने चले जाते हैं कि चलो भाई ये वाईफाई मतलब फ्री में है और इसका कोई हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो हम उस चीज़ पे शुरू हो जाते हैं, हम अपनी तमाम जो हमारी बैंकिंग है, हमारी जो व्हाट्सअप कम्युनिकेशन, हम सब उस नेटवर्क पे करने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एक, इस पे इंक्रिप्शन नहीं होती और हमारी जितना भी डेटा है वो आसानी से उस हैकर या जो भी अटैकर है उसके पास चली जाती है। ठीक है। यानी हम बिना, हमेशा आपने यूज करना है पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाई यूज करना है, और उसके बाद आपने एचटीटीपीएस को यूज करना है, चेक करना है कि वो एचटीटीपीएस है या नहीं है। उसके बाद आप अपनी बैंकिंग या कोई भी जो आपकी क्या कह सकते हैं कि सिक्योर आपके चैनल्स हैं, आप उसको करेंगे एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे, ना कि सिर्फ पब्लिक वाईफाई। ठीक है। यहां तक किसी के कोई सवाल? अच्छा, इस चीज को मैं आप ये कह सकते हैं कि तेजी से लेकर इसलिए जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये चीज नेटवर्किंग ऐसी है जो हमने पढ़ी होनी चाहिए आपने। ठीक है। ये एसटीडी क्या मतलब? मैंने एसटीडी नहीं बोला मैम, मैंने एचटीडीपीएस बोला है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। एचटीडीपीएस क्या है मैंने, एसटीडी नहीं, एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट आपका जो होता है। जी जी, यही का है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज द इंटरनेट, कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट, इससे पहले वाली आईसीटी की क्लास में भी ये चीज आपके सामने रखी थी कि इंटरनेट क्या होता है, तो इसमें से कोई भी आप में से डेफिनेशन अगर चैट में बता सकते हो इसकी, जो मैंने उस क्लास में बताई थी। ये तो नेटवर्किंग के हिसाब से, तो इसको आप नहीं बताइएगा। ठीक है जी, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है, इंटरनेट की डेफिनेशन आपको पता है। यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैंने लिखा हुआ है कि इंटरनेट सिस्टम आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। यानी एक ऐसा कनेक्शन, ऐसा नेटवर्क जो आपकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तीन चीजों को यूज करते हैं हम, या इसको हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं फर्दर, कि एक आईएसपी जो आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट, दूसरा आपके राउटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आप डायरेक्ट करते हैं, जो आपको डायरेक्ट करता है डेटा कि कौन से अवेलेबल पाथ से वो आपका डेटा गुजारेगा। तीसरा इसका डिसेंट्रलाइज डिजाइन है,
यानी इसका कोई सेंट्रल पॉइंट या कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, ये कहीं भी कहीं से भी जा सकता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका पॉइंट है ये एक है। यानी अगर कुछ समझे कि अटैक हो रहा है कहीं किसी जगह पे, तो इससे बाकी डिवाइसेस या बाकी पास आपके बंद नहीं होंगे। ठीक है। बस इस चीज को आप इतना याद रखें इस चीज में कि आपका जो व्हाट इज द इंटरनेट, सिंपल है भाई, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं जो आपके ग्लोबल सिस्टम है, जो कि आपकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है। तीसरी चीज होती है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि भाई कंपनीज प्रोवाइड करती है आपको इंटरनेट। जिस तरह पाकिस्तान में आपका पीटीसीएल हो गया, जैस हो गया, जोंग हो गया। उसके अलावा आपका राउटर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि राउटर आपको इस चीज से कनेक्ट करवाता है। आप अपने डिवाइस से जब कनेक्ट होते हैं तो आप वाईफाई के जरिए उसको कनेक्ट करते हैं, अपना डेटा भेजते हैं, तो पहले राउटर के पास जाते हैं, जहां से राउटर उसको बताता है कि कौन से आपको पाथ कौन से अवेलेबल है और कौन से पाथ पे आपको जाना है। उसके बाद आपके पास डिसेंट्रलाइज डिजाइन है कि इसका कोई डिजाइन है ही नहीं। यानी कोई सेंट्रल आपका सर्वर इस पे नहीं है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे आपके एक्सेस या अटैक होता भी है, तो उस चीज को हम कहीं से भी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एक जगह अटैक हो गया या आपके किसी एक पॉइंट पे अटैक हुआ तो वो पूरा आपका इंटरनेट रुक जाएगा। इंटरनेट आपका चलता ही रहेगा। कौन सा वापस रिपीट कर दूं? देखें, इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से मिले हुए हैं इस इंटरनेट की वजह से। कोई एक कंपनी या गवर्नमेंट इस चीज की मालिक नहीं होती, यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका कोई ऑनर नहीं है, इसको सिंगल ऑनर या कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है। उसके अलावा इसके तीन अहम हिस्से हैं। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके पास हो गया, जिस तरह पीटीसीएल है, जोंग है, जैसी कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। यानी इंटरनेट तक आपकी रसाई जो पहुंचाती है वो आईएसपी है। फिर उसके बाद आपका राउटर आ जाता है कि लाखों राउटर्स डेटा को सही रास्ते पे भेजते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट डिसेंट्रलाइज डिजाइन हो जाता है कि कोई एक पॉइंट बंद हो भी जाए तो आपका जो रास्ता है, जो डेटा दूसरा रास्ता इस्तेमाल करता है, यानी एक ही उसका पाथ नहीं है, उसके पास बहुत से पाथ हैं जहां से वो अपना डेटा भेज सकता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो इंटरनेट एक ऐसा डिजाइन है, इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कहीं भी कोई अटैक भी हो जाए तो उससे एक नेटवर्क का हिस्सा तबाह हो भी जाए तो हमें बाकी नेटवर्क पर फिर भी काम जारी रहे। यानी किसी एक जगह पे अटैक होने पे पूरा आपका जो नेटवर्क है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिसेंट्रलाइज कहा है। और इसके अलावा हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में बार बार इस इंटरनेट को इसलिए पढ़ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी आपको जो अटैक करता है वो सबसे बड़ा अटैक आपका इंटरनेट के जरिए बहुत से होते हैं। क्योंकि आप इंटरनेट आपका डिसेंट्रलाइज है, इसको कंप्लीटली हम शट डाउन करना मुश्किल है। इसी वजह से बहुत सी जो मॉनिटरिंग है हम इस पे नहीं कर पाते हैं। तो हैकर इजीली इस पे हाइड हो जाते हैं, आईएसपी लेवल पे अटैक करते हैं, आपके डीएनएस को स्पूफ करते हैं, आपकी जो ट्रैफिक इंटरसेप्शन है वो करते हैं, और आपकी इजीली आपके नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। कभी आप इस तरह इसकी मिसाल आप ये सोचें ना कि एक आपके पास अंडर सी केबल टूट जाती है जब, तो फिर भी इंटरनेट काम करता है। सिर्फ हमारी स्पीड स्लो होती है, मगर इंटरनेट फिर भी हमारे पास काम कर रहा होता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको इंटरनेट का? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हाउ डेटा ट्रेवल्स पे, कि किस तरह हमारा डेटा ट्रेवल करते हैं। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो कोई भी डेटा एक साथ नहीं जाता। उस डेटा को हम पीसीस में भेजते हैं, डिफरेंट, जिसको हम पैकेट्स कहते हैं। ठीक है। यानी आपको जो आप जिस तरह कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं या कोई वेब पेज आप लोड करते हैं, तो वो पूरा एक पीस में नहीं जाता, बल्कि हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको भेजते हैं। और वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहां जाके दोबारा रिसेंबल होता है। इसलिए हम चार प्रोसेस में या चार स्टेप्स में हम इसको कर सकते हैं।
कि पहले हमारे पास स्टेप वन होता है कि हम जो सेंडर होता है वो डेटा को चेक के जो छोटे पैकेट्स हैं उनमें तोड़ता है सबसे पहले। फिर स्टेप टू हमारे पास आ जाता है कि हर पैकेट अलग रास्ता ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जो इंटरनेट है उसके पास डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल होते हैं। एक पाथ अगर रुक भी जाए तो वो दूसरे पाथ से अपने डेटा को ट्रांसफर करवा सकता है। उसके बाद आकर स्टेप स्टेप थ्री आ जाता है। जो पैकेट्स होते हैं वो राउटर्स और स्विचेस से गुजरते हैं। जो डिफरेंट पैकेट्स हम बनाते हैं वो हमारे राउटर्स और पैकेट्स से हम उसको गुजरवाते हैं। उसके बाद वो डेस्टिनेशन पे जाके सब दोबारा से जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ चार आपके पास स्टेप्स हैं। पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आप असेंबल करते हैं। सबसे पहले आप स्प्लिट करते हैं डिफरेंट पैकेट्स के अंदर। फिर आप उसको ट्रेवल करवाते हैं नेटवर्क से। फिर वो डिफरेंट रूट्स लेते हैं अपने अपने। और फिर आखिरी में जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो वहां जाके दोबारा से रिसेंबल हो जाते हैं। बस ये चार आपने चीजें याद रखनी है कि डेटा आपका किस तरह ट्रेवल करता है चार चीजों में। पहले आपको डिवाइड कर लिया उसको पैकेट्स में। दूसरा, आप फिर वो नेटवर्क के थ्रू आपका ट्रेवल करेगा जिसमें आपका राउटर आ गया, आपके स्विचेस हो गए और जितने आपके सर्वर हैं। उसके बाद वो पैकेट्स जो होते हैं वो अपना रूट लेते हैं कि किस रूट से जाना है, और हर पैकेट अलग अलग रूट से जाता है। फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंच के दोबारा से रिसेंबल्ड होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? देखें, क्लास में इस वक्त 36 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सिर्फ जवाब आप में से सिर्फ 8-9 दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो बाकी सोए हुए हैं। या हमको समझ नहीं आए तो आप पूछें। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। और इस चीज को मैं इसलिए भगा रहा हूँ या मैं इसको लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईसीटी में भी हमने इसको कवर किया है। तो हम इस चीज को इसलिए लेकर जाए ताकि हम जल्दी जल्दी अपने साइबर सिक्योरिटी में पहुंचे। और जब हम अगली क्लास में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हमें इसमें ये चीज समझ ना आ रही हो कि फिर कि सर ये चीज रह गई है, ये चीज रह गई है, तो इसलिए आप अभी से पूछ लें ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें कोई परेशानी ना हो इसके मुताबिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क्स। तो ये भी आपकी इसी तरह होता है कि फ्रॉम योर डिवाइस टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो भी ट्रेवलेशन होती है या जो भी आपका डेटा ट्रेवल करता है वो आपके नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है बच्चों के लिए तो कैंपस लगती है और और वो किस तरह हम डिसेंबल करते हैं। सारी चीजें हम अभी बाकी चीजों में पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाता है द जर्नी ऑफ द जर्नी ऑफ अ डेटा पैकेट, कि हर डेटा पैकेट को हम छोटी चीजों में डिवाइड करते हैं। फिर वो सबसे पहले हमारा सेंडर उसको डिवाइड करता है, उसको बनाता है, क्रिएट करता है उन पैकेजेस को। फिर उसके बाद वो राउटर के पास जाती हैं। फिर राउटर उस चीज़ों को या उस पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन के पास। फिर वो इंटरनेट के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं सारी चीज़ें। फिर दोबारा वो राउटर के पास जाती हैं, रिसीविंग एंड राउटर, और वहाँ पे वो रिसीव करता है और डायरेक्ट करता है इनकमिंग पैकेट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर है, रिकंस्ट्रक्ट करता है मैसेजेस को फ्रॉम पैकेट्स। ये सारी वही चीजें जो हमने पिछले पढ़ के आए हैं कि जो चार स्टेप्स मैंने आपके सामने रखे हैं वही है कि सेंडर आपकी जो पैकेट्स है उनको डिवाइड करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में आपके डेटा को डिवाइड करता है। फिर वो आपके राउटर के पास जाते हैं, फिर आपके राउटर उसको डेस्टिनेशन देता है। फिर वो इंटरनेट यूज करते हुए आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है इंटरनेट को। फिर उसके बाद वो रिसीविंग एंड के राउटर पे जाता है। फिर वहां पे क्या कहते हैं बताया जाता है कि भाई कौन से एड्रेस पे आपने जाना है। और उसके बाद वो आखिर में रिसीवर के पास पहुंचता है जहां जाके जो तमाम पैकेट्स हैं उनको दोबारा रीअसेंबल किया जाता है। ठीक है, ये वही चीज हम पहले पढ़ के आए। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी। सर, अगर मैं अभी पॉसिबल हो तो शुरू के स्लाइड्स ब्रीफ की। असल में आज हमारे पास वक्त कम है। 5 बजे मतलब 5 बजे तक मुझे क्लास खत्म करनी है। तो इस चीज़ को इतना हमने शुरू में इतना पढ़ा नहीं है। सिर्फ नेटवर्किंग है कि नेटवर्क क्या होता है और वो मैटर्स क्यों करती है। आज का इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स है नेटवर्किंग की जो बहुत आसान है और आप उस चीज़ को समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसके बाद हमारा कोर्स कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैकेट स्विचिंग का।
कि किस तरह हमारे पास पैकेट एक दूसरे से स्विच होते हैं। सबसे पहले आता है लार्ज फाइल्स और मैसेजेस। जिस तरह मैंने आपको बताया, जी इसकी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक के ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहां भी देख सकती हैं। पैकेट स्विचिंग है हमारे पास, के लार्ज फाइल्स हमारे पास, ये जो मैसेजेस होते हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक साथ एक ब्लॉक में या एक पीस में नहीं जाते, बल्कि हम उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके पैकेट्स बनाते हैं। ठीक है। और इस चीज को हम पूरा कहते हैं पैकेट स्विचिंग। यानी हम इसको स्प्लिट करते हैं अपने डेटा को स्मॉल पैकेट्स में, फिर उसके बाद वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट राउट से या डिफरेंट रूट से, फिर उसके बाद हम आखिरी में जब डेस्टिनेशन पहुंचते हैं रीअसेंबल करते हैं। ठीक है। वही सेम चीज जो हमने पिछली उसमें पढ़ी स्लाइड्स में, वही इस पे रिपीट हुई है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, इस बार बार इस चीज को रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको बस पैकेट्स समझ आ जाए। क्योंकि जब आप आगे वायर शार्क इस्तेमाल करेंगे तो वायर शार्क में आप कैप्चर ही पैकेट करेंगे। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा कि पैकेट्स आपको समझ आए। पैकेट्स होते क्या हैं कि स्मॉलर यूनिट होते हैं हमारे डेटा के, जो हम पीसीस करते हैं ताकि वो हमारे इंटरनेट पे या नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर पाएं। बस आप ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज मैं बार बार इसलिए इस चीज को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपके आगे कॉन्सेप्ट में काम आएगी आपको। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा व्हाट्सएप पे आते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे बात करते हैं नेटवर्किंग की, कि व्हाट्सएप काम किस तरह करता है। कि जब हम एक सेंड का बटन दबाते हैं तो व्हाट्सएप किस तरह काम करता है। सबसे पहले आप इस चीज को करें कि आपके पास मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने व्हाट्सएप खोल दिया, मैसेज आपने टाइप कर दिया। अब उस मैसेज को टाइप करने के बाद आपने अगले बंदे को भेजना है, तो आप सेंड का बटन दबा दिया आपने। उसके बाद आपका जो मैसेज है, जिस तरह आपने लिखा है कि हेलो माय नेम इज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, तो वो एक मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि वो टूट के जाएगा। इसको ऐसे आप फर्ज करें कि हेलो अलग से हो गया, माय अलग से हो गया, नेम अलग से हो गया, और हमने इसको तोड़ के पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। और फिर उन तमाम पैकेट्स ने डिफरेंट पाथ्स ले लिए, ताकि अगर एक पाथ बंद हो या कोई मसला आ भी जाए तो बाकी चीजों से वो पहुंच जाए, बाकी जो डिफरेंट पाथ्स वो यूज कर रहे हैं इंटरनेट के, उससे वो पहुंच जाए। फिर तीसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर जब वो जिस तरह मैंने मैसेज किया है अपने ऑर्गेनाइजर को, तो वो चीज़ मैंने उसके बाद जब जाएगी तो वो वहां जाके दोबारा मेरे जो पैकेट्स जो मैंने डिवाइड कर दिए थे मैसेजेस के, वो दोबारा रिज्वाइंट होंगे बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस तरह मैंने भेजे थे, और फिर उसके सामने नजर आएंगे। ठीक है। बाज़ाहिर हमें तो ये नजर आता है ना कि हमने एक मैसेज भेजा और वो मिली सेकेंड्स के अंदर पहुंच गया किसी को, मगर उसके पीछे एक कहानी चलती है कि उन मैसेजेस को हम डिफरेंट पैकेट्स में स्प्लिट करते हैं। उसके बाद फिर वो आपके साथ आपका राउटर यूज करते हैं, इंटरनेट के जरिए ट्रेवल करते हैं, और सब कुछ करके वो फिर आपके रिसीवर एंड तक पहुंचते हैं। यहां तक आपको समझ आया? अच्छा। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि राउटर्स डिफरेंट पास हमें देता है, यानी हमें बहुत से रास्ते देता है, मुख्तलिफ जगह देता है कि भाई आप इस रूट से चले जाएं, अगर ये रूट बंद है तो आप इस रूट से चले जाएं। तो आखिर राउटर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा जो हमारे पास पाथ है वो बेस्ट है हमारे पैकेट के लिए? ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। यानी राउटर हमारे जो पैकेट्स के आईपी एड्रेस होते हैं, जो इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं, सबसे पहले उसको एग्जामिन करता है कि यार वो चीज क्या है, उससे जानी कहाँ पे है, और वो किस जगह पे उसको भेजना चाह रहा है बंदा। उसके बाद राउटर के पास होता है राउटिंग टेबल। वो उस राउटिंग टेबल को पूरा देखता है, डिटरमाइन करता है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और कौन सा बेस्ट हमारे पास रिलायबल पाथ होगा, जिसके जरिए मैं इस चीज को या मैं इस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए इस पैकेट को भेज सकता हूं। ठीक है। इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि राउटर हर पैकेट का आईपी एड्रेस देखता है, फिर उसके बाद जो उसकी अपनी राउटिंग टेबल होती है वो उसको कंसल्ट करता है, और एक मैप बनाता है कि किस जो हम पैकेट को किस एड्रेस से भेजना चाहते हैं। फिर वो राउटर जो है वो तीन चीजें चेक करता है। सबसे पहले डेस्टिनेशन आईपी, कि पैकेट कहाँ जाना चाहता है। फिर उसके बाद राउटिंग टेबल, कि कौन से हमारे पास अवेलेबल नेटवर्क पास हैं इस मैप के अंदर। ठीक है। कि कौन से अवेलेबल हमारे पास पाथ अवेलेबल है हमारे पास। फिर वो पाथ को देखता है, फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ तीन चीजों के ऊपर: स्पीड, लोड और अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि कौन से बेहतरीन रास्ता है जिस पे मैं अपना डेस्टिनेशन आईपी को या इस पैकेट को भेजूंगा।
इसकी मिसाल आप इस तरह लीजिए कि आपको लाहौर से कराची जाना है, ठीक है। अब आप मैप चेक कर रहे हैं कि भाई कौन सा रूट है हमारे पास जो मुझे जल्दी पहुंचाएगा। आपके पास तीन रूट आ जाते हैं। पहले आ जाता है मोटरवे, दूसरा आपको जीटी रोड आ जाता है, नेशनल हाईवे आ गया आपके पास। और अब आप सबसे पहले क्या चीज देखेंगे, आपने रूट देख लिया, रूट के बाद आप बोलेंगे यार इस रूट पे कहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। अब आपको पता चल गया भाई हमारे जो जीटी रोड है वहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक है, तो आप उसको अवॉइड कर देंगे। फिर आपके पास दो चीजें बच गई, आपका मोटरवे और आपका नेशनल हाईवे। फिर आप इसको कंसल्ट करेंगे यार इनमें से शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा पड़ेगा। फिर आपको शॉर्ट डिस्टेंस आपको पता चला कि भाई नेशनल हाईवे आपको पहुंचा रहा है समझे 3200 किलोमीटर है, और आपका मोटरवे है वो आपको आराम से 30 पे पहुंचा रहा है। तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, आप तो मोटरवे को सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह राउटर भी काम करता है। राउटर भी जब पैकेट को भेजता है डेस्टिनेशन पे अपनी, तो वो इस चीज को देखता है कि बेस्ट पाथ हमारे पास कौन सा है, ठीक है। और जब आपका जो अटैकर होता है, अटैकर आपके राउटिंग टेबल्स के साथ बड़ा वो खिलवाड़ करता है, यानी उसको बड़ा छेड़छाड़ी करता है उसके साथ, और जो ट्रैफिक होती है वो रिडायरेक्ट करता है अपनी तरफ। इसकी आपने शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो कि फिर आपने देखा होगा कि मैं जिस तरह कोई चाइना की एग्जांपल देता हूँ कि 2010 में चाइना टेलीकॉम ने एक्सीडेंटली यूएस मिलिट्री ट्रैफिक ओपन रूट से गुजार दी थी। यानी उनका ट्रैफिक कहीं और का था, बट उन्होंने यूएस मिलिट्री ट्रैफिक रूट को अपने पास से गुजार दिया, ठीक है। इस तरह की गलतियों से फिर बहुत सी चीजें हो जाती हैं कि आपकी जो इंटरनेट है आपका नेटवर्क वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। इसका शॉर्ट मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपका राउटर तीन चीजों को लेकर आपको ये कह सकते हैं कि तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चूज करता है राउटर का पाथ। पहला स्पीड, लोड, और चौथा आपकी वजह सॉरी तीसरा आपकी बताता है अवेलेबिलिटी, कि कौन सा अवेलेबल पाथ हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है जिसकी स्पीड भी ज्यादा है और वो इस चीज को ज्यादा जल्दी पहुंचा सकता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। वैसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपको यहां से कहीं जाना है तो आप आराम से सबसे पहले मैप देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रैफिक कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ट्रैफिक तो हो गया, अब इसमें कितना मेरा पेट्रोल लगेगा। फिर आप देखेंगे भाई कम रूट कितने कितने किलोमीटर मुझे कम पड़ेंगे, कितनी जल्दी टाइम में पहुंचूंगा। बिल्कुल उसी तरह आपका राउटर भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँ मैं। अच्छा, मेरी स्पीड अगर ज़्यादा आपको लगे तो आप बोल सकते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहे हैं या आपने ये चीज़ सही तरह कवर नहीं की। क्योंकि जब मैं समझाने लगता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बोलते ही रहता हूँ, तो ये चीज़ है। आप मुझे इस पे रोक सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। यहाँ पे आपकी स्लाइड्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से पीपीटी लोड करते हुए। कि कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन से हैं, कि नेटवर्क आपके कौन से डिफरेंट मॉडल्स को यूज करता है या ऑर्गेनाइज करता है जिससे हम आपके डेटा को कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट डिवाइसेस। क्लाइंट सर्वर में हमारे पास जो क्लाइंट होता है वो कनेक्ट होता है सर्वर के ऊपर, और वो डिपेंड ही कर रहा होता है आपके सेंट्रल सर्वर के ऊपर, ठीक है। यानी उसकी जो डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट करती है और वो डिपेंड करता है आपके सेंट्रल सर्वर के ऊपर, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल्स पे आप आ जाते हैं, जब मैंने आपको बताया जिस तरह के नेटवर्क यूज करते हैं आपके डिफरेंट मॉडल्स कम्युनिकेशन के लिए। और इस मॉडल्स को हम दो जो मोस्ट कॉमन मॉडल्स है जिस पे हम बात करेंगे, एक होता है क्लाइंट सर्वर और दूसरा होता है हमारे पास पीयर टू पीयर, ठीक है। आपका जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो आपका आइडियल होता है कंट्रोल बेसिस के लिए। सेंट्रलाइज सर्विसेज होती है, लेकिन जिस तरह आपकी वेब होस्टिंग हो गई, आपका डेटाबेस हो गया, कि एक सेंट्रल सर्वर है जहां पे आपकी सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं और वहीं से आपकी कम्युनिकेशन पूरी कंट्रोल होती है। और दूसरा आपका आ जाता है हमारे पास पीयर टू पीयर, यानी इसमें आप डिसेंट्रलाइज होती है, फाइल शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। इसमें आपको कोई सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं है, जो क्लाइंट है वही सर्वर है और जो सर्वर है वही क्लाइंट है। इसमें कोई एक नहीं है, उसमें आप सब जुड़े हुए होते हैं। इस तरह आप ले लें कि एक ऑफिस है, बीच में एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, अब 10 कंप्यूटर्स हैं। अब कोई भी उस प्रिंटर को आप यूज कर सकते हैं, कि ये नहीं है कि भाई एक पीसी के पास भेजेंगे हम सेंट्रल सर्वर को, फिर वहां से अप्रूव होगा, उसके बाद आप जाके प्रिंट निकालेंगे। इस चीज को आप इस तरह लें, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, दोबारा से एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ।
इन दोनों की एग्जांपल एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ आपको। देखिए, क्लाइंट सर्वर की आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि हम वेब होस्टिंग जब लेते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करवाते हैं, तो हम एक सर्वर लेते हैं उनसे, जो कि हमें कंट्रोल सर्वर होता है, जो कि हमें ये कह सकते हैं कि आपको ऑनलाइन करवाता है आपकी वेबसाइट को। तो वो आपकी क्या है भाई, सेंट्रल सर्वर होता है। जिस तरह आप डिवाइस से कनेक्ट हैं, मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि ऑफिस की, कि एक ऑफिस है, वहां पे 10 लैपटॉप या 10 कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उन सबके पास सिर्फ एक प्रिंटर है। अब कोई भी उस प्रिंटर को यूज कर सकता है, ये नहीं है कि भाई कंप्यूटर 1 आपके पास है, वो सिर्फ प्रिंटर यूज करेगा, मगर कंप्यूटर 10 है वो यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, पीयर टू पीयर। यानी आपका यहाँ पे कोई भी सर्वर या कोई भी आपका नहीं है, आप हर बंदा यहाँ पे क्लाइंट है, हर बंदा यहाँ पे सर्वर है। बट आपका क्लाइंट सर्वर में एक बॉस जरूर होता है आपका। ठीक है, ये बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि एक बॉस है, वो चला रहा होता है सब कुछ, और वही होता है जो आपको परमिशन देता है बाकी तमाम चीजों को यूज करने की। क्लाइंट सर्वर बस अपना याद रखें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये जिसने सवाल एग्जाम्पल पूछी थी, उसका यस आ गया। चलिए जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, यानी वो मॉडल जो हम दोनों तरह की चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यानी एक कम्युनिकेशन डिवाइस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल टू सर्वर अपना कम्युनिकेशन कर रही थी, और वही फिर पीयर टू पीयर बन जाती है। यानी उसमें आपका क्लाइंट सर्वर बन गया, सर्वर क्लाइंट बन गया, और उसी सेम टाइम पे वो पीयर टू पीयर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखें, तो इस डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा कि भाई एक सेंट्रल सर्वर है, वो आपका शेयर कर रहा है डेटा, फिर उसमें रिड्यूस भी कर रहा है, और उसके बाद वो एंड यूजर से भी आपके कम्युनिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे मैनेज कर रहा है ऑथेंटिकेशन को, स्टोरेज को, कोऑर्डिनेशन को। यानी सब कुछ यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। जिस तरह आपकी, आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग हो गई, आपकी वीडियो कॉल्स हो गई, ये तमाम चीजें जो हैं, ये आपके हाइब्रिड मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि हाइब्रिड मॉडल्स आपको क्या करता है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ाता है, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसमें एक स्मूथ चल रहा होता है। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ नहीं आया तो आप ये स्लाइड आप पूछ सकते हैं वैसे। बस आप इतना याद रखें कि बेस्ट हाइब्रिड मॉडल है वो हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारी मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, जो हाइब्रिड अप्रोच पे काम करती है, यानी इसमें आपका कभी कभी सेंट्रलाइज सर्वर्स होता है, मगर वही सेंट्रलाइज सर्वर हमारे डायरेक्ट हमारे जो कनेक्शंस हैं उन तक डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करता है, ताकि हमारी जो पेयर नोड्स, आप ये समझे ना, पेयर नोड्स आपके यूजर्स हो गए, आप इसका इसको समझ लें। ठीक है। अच्छा, अब आप में से जिस तरह भी आपको अगर समझ आ गई अकॉर्डिंग टू यू, तो एक सवाल है कि आपका जो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब है, वो कौन सा मॉडल यूज करता है, क्लाइंट सर्वर या पेयर टू पेयर? पेयर टू पेयर कैसे है, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आई थिंक हाइब्रिड, हाँ आपने बिल्कुल ठीक है, हाइब्रिड यूज करता है ना। मैंने आपको अभी तो बोला कि आपकी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वो तमाम हाइब्रिड की तरफ गई हुई है, क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरफ नहीं है। जब आप स्ट्रीम करते हैं नेटफ्लिक्स पे, जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या आप यूट्यूब देखते हैं, तो वो आपका हाइब्रिड अप्रोच लेकर आता है ना। वहां पे आप कंबाइन कर लेते हैं अपनी क्लाइंट सर्वर को और अपना पेयर टू पेयर को, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बैलेंस हो सके। देखें, क्लाइंट सर्वर मॉडल, हाँ नहीं 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 नहीं, इस तरह तो नहीं होता। देखें, हाइब्रिड जो सिस्टम है हमारे पास, वो हमारे पास दोनों चीजें यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है। ठीक है, एक पावरफुल सर्वर होता है, और बाकी सब जो होते हैं उसके क्लाइंट्स होते हैं, जो उससे सर्विस लेते हैं, जो उसके रिसोर्सेस यूज करते हैं। मैंने मिसाल आपको दी यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक सर्वर है, और आपका जो फोन है जो उस यूट्यूब के सर्वर को एक्सेस कर रहा है, वो आपके पास हो जाता है आपका क्लाइंट।
ठीक है। उसमें मैंने आपको वेबसाइट होस्टिंग की एग्जांपल दी, ईमेल की दी, बैंकिंग की दी, वो तमाम चीजें आपके सर्वर को आप एक्सेस करते हैं, उसके बाद आपको वो चीजें आती हैं। अब आप बैंकिंग ऐप की एप्लीकेशन, अगर आप एक तरह से मैं आपको देता हूं एग्जांपल बैंकिंग की लेते हैं। मुझे अपनी बैंकिंग ऐप को यूज करना है। मैंने अपनी बैंकिंग ऐप ऑन की, अपने जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सब डाली, पासवर्ड डाला, यूजर नेम डाला, मेरे पास ऑन हो गया। अब मुझे अपना बैलेंस चेक करना है। तो बैलेंस के लिए वो सबसे पहले जाएगा मेरे सर्वर का, जो बैंक का सर्वर पड़ा हुआ है, वो उसको कम्युनिकेट करेगा। वो उसको बताएगा कि भाई फला बंदा, फला यूजर नेम या फला यूजर अपनी अपना बैलेंस देखना चाहता है। फिर वहां से वो अलाउ करेगा, डेटा भेजेगा, और फिर मेरे मोबाइल पे शो होगा कि भाई मेरा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इतना रह गया है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। उसके बाद हमारा पेयर टू पेयर होता है, जहां पे कोई सेंट्रल सर्विस नहीं होता। यानी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकती हैं। यानी मुझे अगर आपसे बात करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं, अब जूम के सर्वर को बोलना पड़ेगा भाई मुझे फला बंदे से बात करनी है, फिर वो मुझे परमिशन देगा, फिर वो मैसेज आप तक पहुंचाएगा कि भाई इस बंदे को आपसे बात करनी है या कम्युनिकेशन करनी है। बस आप ये याद रखें। सेंट्रलाइज सर्वर हम तब यूज करते हैं जब हमें कंट्रोल चाहिए होता है और हमें सिक्योरिटी जरूरी होती है जिस जगह पे। जैसे हमारे बैंकिंग सर्वर्स हो गए, हॉस्पिटल सिस्टम्स हो गए, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने सर्वर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब पीयर टू पीयर कहाँ यूज कर सकते हैं हम, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयरिंग चलती है, जिस तरह हमें फाइल शेयर करना होता है, हमने ब्लॉकचेन हमारे काम हो रहे होते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं आपका पीयर टू पीयर। ठीक है। इसी तरह मैंने जिस तरह आपको कहा कि स्ट्रीमिंग में हम लोग हाइब्रिड यूज करते हैं, तो आपने कहा कि नहीं सर ये सर्वर टू क्लाइंट है। सर्वर टू क्लाइंट तब होता है जब मैं यूट्यूब के अंदर जाता, एक कंपनी के अंदर, लाइक इंटरनेट इज पेयर टू पेयर। हाँ, इंटरनेट एक दूसरे से बात कर रही है ना, उसको कोई जरूरत तो नहीं सर्वर तक पहुंचने की। अब स्ट्रीमिंग के ऊपर आते हैं हम लोग, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्वर से वीडियो आती है, लेकिन जो सीडीएन होता है, कॉन्टेक्स्ट डिलीवरी नेटवर्क, वो पेयर्स की तरह काम करता है। वो डायरेक्ट हमें काम करता है, ना कि हम बार बार उस पर सर्वर कनेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक बार कनेक्ट हो जाते हैं सर्वर से, और उसके बाद हम वीडियोस देख रहे होते हैं। उस तरह ऑनलाइन गेमिंग है हमारे पास, तो गेम सर्वर कंट्रोल करता है, लेकिन हम जो प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? ये सारे लेक्चर तुम 2-2 घंटे की, क्योंकि कोई लेक्चर 1.5 घंटे का भी दे सकते हो, कोई 1.25 घंटे का भी दे सकते हो। कि एक साथ ये रोज बता रहा हूँ ना, जरा रॉ एंट्री है और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें बिल्कुल फिजिकल बहुत ज्यादा भी इनके ऊपर डाल दोगे ना तो ये परेशान हो जाएगा। नहीं कोई क्यों ये तो बेकार है, तो तो और करना पड़ेगा। हाँ नहीं कन्वर्ट वगैरह करके कर लेगा, ये कर लेगी ना अनस नहीं। समझा दिया भी कि फाइल वगैरह अनस सेव सेव वगैरह जी जी कर लोगी। कहाँ से देखें? ये सब गायब क्यों हो गया है? ये तो है, और ये सब गायब होगा। नहीं कुछ भी गायब नहीं ये होगा। देखो ना, ये देखें कहाँ गए? ये तो रहा आ तो रहा है, रुक जाओ। अरे वो कभी कभी मसला करता है, वही नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। इंटरनेट तो नहीं चला गया था। यही फोन है, ये देखो आ गया, ये चार्ट पे ये भी आ गया। स्क्रीन शेयरिंग सपोज कैसे होगी?
सो क्लास, हम एक टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे, आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो रही है। तो हम आज की क्लास यहाँ तक एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने पास लिख लें, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ के भी इशू आ रहे हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, टेक्निकल इशू बता दी सर। ठीक है सर, तो अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी सवाल होंगे आप लिख लीजिएगा, इसके मुताबिक पीपीटी में आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, वहां तक आप सबने पढ़ना है, और जो भी सवाल होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सिनेरियो पे भी बात करेंगे, बल्कि उस पर बात नहीं करते, हम डायरेक्ट अपने आईपी पे आ जाएंगे। और आज मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रैक्टिस सिनेरियो की। ठीक है, आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।